आपने डॉक्टर साहब एक बात शुरुआत की थी कि यहाँ लोग भारत में चावल की एक बोरी के लिए अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, और आपने बताया कि वो कितनी सारी तकलीफों को झेल कर भी अपने धर्म को बनाए हुए हैं। जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, वो आखिर क्यों अपने धर्म को पकड़े हुए हैं? क्यों उस हिंदू धर्म से जो उनका जो विलगाव अभी तक नहीं हो पाया, जो यहाँ कोई एक चावल की बोरी के कारण अपना धर्म छोड़ देता है? मैंने जयपुर में जो हमारे कन्वीनर हैं, हमारे मेघवाल समाज, उसी से पूछा था एक बार। मैंने कहा यार गोवर्धन, तुमने कलमा क्यों नहीं पढ़ लिया, तुमने धर्म परिवर्तन क्यों नहीं किया? उसने एक बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। मैं अब तक मेरी चेतना पर आघात हुआ। उस वक्त मेरी आंख में आंसू आ गए जब उसने कहा। उसने एक सिंपल सी एक लाइन बोली, संदीप भाई साहब, बाप दादाओं का धर्म ऐसे कैसे छोड़ दें? इतनी सरल सी ही बात है। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो इनकी अपने पुरखों के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी मान्यताओं के प्रति इतनी निष्ठा है। और ये जिसे रोबस्ट कॉमन सेंस हम कहते हैं ना, जो गांव के लोगों के अंदर एक ताजी समझ होती है। हमारे शहर वालों की तरह बासी और उलझी हुई जलेबी जैसी सोच नहीं होती। तो सीधी सपाट सोच के लोग हैं जो मानते हैं कि हमारे पुरखों ने जिस धर्म में हमें जन्म दिया वो किसी कारणवश होगा, और हर प्रकार का कष्ट पाकर भी ये सनातनी रहना चाहते हैं। ये कल्पना ही नहीं होती इनको कि हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। वरना इनके ऊपर इस तरह का प्रेशर होता है। जो बातें बताते हैं, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के बच्चे और टीचर्स कहते हैं कि आप कबूल कर लो। सार्वजनिक जीवन में धंधा करते हैं तो कहते हैं यार तुम्हारे को बिजनेस में अगर वाकई फायदा चाहिए तो कबूल कर लो। सामाजिक जीवन में कोई दोस्ती व्यवहार, आचार व्यवहार करते हैं, कबूल कर लो। टेलीविजन पर कोई कबूल कर लो। तो वो ये एक साइकोटिक माहौल एक है, साइकोटिक समाज है। पता नहीं उसमें बेचारे अपनी सैनिटी, अपना दिमाग कैसे संतुलन में रखते हैं ये लोग। अब तक तो जो जवाब मिला है मुझे, उन सबसे मुझसे प्यारा जवाब यही था कि साहब बाप दादाओं का धर्म ऐसे कैसे छोड़ दें। ये बहुत बहुत बड़ी बात कही, और मैं कहूँगा कि यहाँ के आज हमारे बगल में हरियाणा, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, दक्षिण भारत में ये जो एक धर्म परिवर्तन का पूरा एक धंधा चल रहा है, और जो लोग छोटे छोटे लालच में अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, जबकि भारत एक स्वतंत्र देश है। आप यहाँ अपनी मान्यताओं को मानिए, कोई आप पर बाध्यता नहीं आरोपित कर सकता, आपको डरा नहीं सकता। लेकिन वहां देखिए, जो डरा रहे हैं, बाध्यता आरोपित कर रहे हैं, और साथ ही उनको इस निंदा कानून में प्रताड़ित कर रहे हैं, फिर भी वो उन्होंने अपने जड़ों को पकड़ा है। तो आप उनके मुकाबले कितने कमजोर हैं, ये अपने आप में सोचिए। जय जी, आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा कि ये जो निमित्तकम है, वो उस प्रक्रिया को कैसे फॉलो करती है? मतलब आपको कैसे पता चलता है कि वहां इतने लोग सताए जा रहे हैं, उनको यहाँ लाना है, कैसे नागरिकता दिलाना? वो जो कठिनाई है, मैं चाहता हूँ कि उसको आप बताएं, क्योंकि लोग सोचते हैं आए नागरिकता ले लिया, जो कि सरल प्रक्रिया नहीं है। जी संदीप भाई, हमारा काम वहां से शुरू हो जाता है जब किसी व्यक्ति के मन में, पड़ोसी मुल्क में, ये विचार आता है कि इस प्रताड़ित व्यवस्था में, इस पीड़ा में से मुझे अब निकलना है। उसका पहला काम ये होता है कि वो अपने किसी न किसी रिश्तेदार से, मित्र से, नातेदार से यहाँ हमारे यहाँ भारत में संपर्क करता है। क्योंकि यदि उनको वीजा लेना है तो भारत के नागरिक की गारंटी आवश्यक है, अनिवार्य है, उसके बिना वो वीजा नहीं ले सकते। और वो उनके जो रिश्तेदार हैं वो सब हमारे पास में यहाँ रहते हैं, अलग अलग स्थानों पे रहते हैं, अलग अलग शहरों में रहते हैं जहां हमारी टीमें सक्रिय हैं। तो हम उनका स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट तैयार कराते हैं उनके रिश्तेदार के लिए। वो स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट को तैयार करना बहुत कॉम्प्लेक्स काम है और उसमें कई सारे एफिडेविट्स लगते हैं। और जो सबसे बड़ी परेशानी है, भारत के किसी ए क्लास ऑफिसर, भारत के किसी ए ग्रेड के ऑफिसर की अटेस्टेशन चाहिए, वो भी अपनी ऑफिशियल आईडी की फोटोकॉपी के साथ वो व्यक्ति अटेस्ट करेगा। हम लोग डॉक्टर्स को, गवर्नमेंट में काम करने वाले अन्य अधिकारियों, इंजीनियर्स को बड़ी मुश्किल से तैयार करते हैं, और फिर उनके पास इंटेलिजेंस ब्यूरो के फोन आते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब, आपने फलाने राम जी की गारंटी दी है क्या? आपके कागजों पे अटेस्टेशन है। गारंटर तो उसका रिश्तेदार है, डॉक्टर केवल अटेस्ट कर रहा है, लेकिन उनका भी सिस्टम इतना डिस्क्रिमिनेशन करता है कि 3-4 महीने से ज्यादा कोई व्यक्ति हमारे कागज साइन नहीं करता। हर बार 3-4 महीने में नए लोगों को हमको ढूंढना पड़ता है। तो पहला स्टेप तो ये है। फिर वो पाक एम्बेसी के अंदर वीजा फाइल करते हैं। वीजा एप्लीकेशन लगने के बाद वो सारे के सारे दस्तावेजों का स्कैन होकर के भारत के गृह मंत्रालय के पास में आता है, तो सॉरी, भारत के
विदेश मंत्रालय के सचिव के पास आता है। विदेश मंत्रालय के सचिव के यहाँ से नोटशीट बन के भारत के गृह सचिव के कार्यालय में जाता है। गृह सचिव अपने यहाँ से नोटशीट चला के, फॉरेनर डिपार्टमेंट है एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, सेक्रेटरी फॉरेनर्स बोलते हैं उसको, जो भारत में रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को टेक केयर करते हैं। फॉरेनर डिपार्ट सेल से होता हुआ वो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ के पास जाता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ नीचे स्टेट लेवल पे भेजते हैं, वहां पे एक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है और वो स्पॉन्सर की, गारंटर की वेरिफिकेशन करता है कि गारंटर जो है वो गारंटी किसी पाकिस्तानी, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, पड़ोसी मुल्क का, उसकी गारंटी दे रहा है। तो ये गारंटर जो है ये एंटी नेशनल या एंटी सोशल तो नहीं है। इस प्रकार से इसी प्रोसेस से 3-4 महीने में पेपर्स वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद में उसकी जो वीजा की फाइल है उसका डिस्पोजल होता है और फिर वीजा पे फैसला होता है। अब उसमें भी समस्या है, दोनों मुल्कों की ओर से 2000 वीजा प्रति माह का कोटा है। 2000 लोग यहाँ से वहां जा सकते हैं, 2000 लोग वहां से यहाँ आ सकते हैं। उस 2000 में ऐसे लोग भी हैं जो जियारत करने भारत आ रहे हैं, जो वहां के बहुसंख्यक समाज के हैं। वहां के अल्पसंख्यकों में ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ गंगा जी में अपने रिश्तेदारों की अस्थि विसर्जन करने के लिए वीजा मांग रहे हैं, बहुत समय से अस्थियां नहीं बहाने आ पाए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो परमानेंट सेटलमेंट के तौर पे, परमानेंट रिफ्यूज लेने के लिए स्थायी रूप से भारत आना चाहते हैं। तो हम 500-600 से ज्यादा लोगों को प्रतिमाह वीजा नहीं निकलवा पाते, क्योंकि 2000 के अंदर सभी प्रकार का कोटा निश्चित है, धार्मिक वीजा वालों का भी और दूसरे प्रकार के वीजा वालों का भी, और परमानेंट आने वाले 90 डेज विजिट वीजा वालों का भी। तो 600-700 लोगों का एवरेज हर महीने आता है। और जिस शहर में जाना चाहते थे वहां के सामाजिक कार्यकर्ता है, हमसे जुड़े हुए लोगों की हम डिटेल शेयर करते थे। 48 घंटे के अंदर अंदर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उनको अपने स्थानीय, जहां भी जो भी बेस स्टेशन है उनका, जैसे जयपुर हो गया, तो जयपुर के सीआईडी ऑफिस में उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, वो हम करवाया करते थे। 30 दिन के अंदर अंदर हम उनकी असाइलम की एप्लीकेशन बना के और लॉन्ग टर्म वीजा ग्रांट करने के लिए लगा देते हैं, और उस एप्लीकेशन के साथ ही एक स्टैंप लग जाती है, रेजिडेंट परमिट इशूड टिल वीजा एप्लीकेशंस डिस्पोजल। जब तक वीजा एप्लीकेशन का नतीजा नहीं आएगा तब तक इनको लीगली रेजिडेंट परमिट ग्रांट किया जाता है। फिर साल सवा साल लगता है परमानेंट वीजा आने में, और उस दौरान इनको पॉलिटिकल हॉस्टेज की तरह रहना पड़ता है। इनके पास में सिर्फ रेजिडेंट परमिट की एक स्टैंप होती है सीआईडी की, तो ऐसे में बच्चों के एडमिशन कराना थोड़ा मुश्किल होता है, काम धंधे सेटल कराना मुश्किल होता है, इनको रोजगार पे लगाना मुश्किल होता है। तो ये जो पूरा टाइम है ना, मतलब इस समय को निकालना साल भर बिना साधन के, बिना अपना व्यापार के, बिना नौकरी के, बड़ा मुश्किल होता है। ये हम लोग मिलजुल के उनके मदद करके निकालते हैं। फिर जब 7 वर्ष या उससे अधिक हो जाते हैं, उसके बाद इनकी नागरिकता का प्रोसेस चालू होता है। तब तक इनको सिर्फ वीजा एक्सटेंशन कराना होता है, वो हम लोग इनका कराते रहते हैं। पहले बहुत कठिनाइयां थी, आईबी की तरफ से इनको बहुत हैरेस किया जाता था, इंटेलिजेंस ब्यूरो इनको बहुत हैरेस करता था, लेकिन अभी प्रशासन में भी समझ बनी है, कुछ हमारे तौर तरीकों से भी बनी है, हमने शिकायतें भी करी हैं भ्रष्टाचार की, हमने लोगों को सस्पेंड भी कराया है, आमने सामने टकराए भी हैं। तो अब परसेप्शन प्रशासन का भी बदल गया है, ये लावारिस है ऐसा राजस्थान में अब कोई नहीं मानता, कम से कम। तो ये प्रक्रिया संदीप जी एक व्यक्ति को वहां से निकालने की। और नागरिकता तो बहुत लेटर स्टेज है संदीप जी, 7 साल बाद तो केवल वो व्यक्ति एलिजिबल हो रहा है जिसके माता या पिता में से एक का जन्म बिफोर पार्टीशन है। जिसके पास वो प्रमाण नहीं है वो 12 साल तक बैठा रहेगा। ये इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से काम होता है।